हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग ने क्या किया? अभी तक हम लोग ने कल टीडीएस का सेक्शन रिवाइज कराया था। अभी आज हम लोग कुछ 5-6 सेक्शन और रिवाइज करा लेंगे। पहले हम लोग ने क्या प्लान किया था कि फर्स्ट जो 5-6 सेक्शन रिवाइज कराए थे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अभी मैंने क्या सोचा है कि पहले सब जितना थियोरी वाला पार्ट है सब सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक पूरा वीडियो प्रैक्टिकल वाले पे हो जाएगा। नहीं तो कैसा होगा, ये थियरी के बीच में कुछ पहले प्रैक्टिकल आएगा तो अननेसेसरी आपको भी ट्रबल होगा। इससे अच्छा लास्ट में आप भी कैलसी वगैरह लेके बैठ जाना और उसमें हम लोग प्रैक्टिकल वाला पार्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा? बेसिक वाला क्यों टीडीएस लगता है, क्या होता है वो देखा। 192 सैलरी वाला देख लिया। फिर हम लोग ने ये जो पार्ट है अमेंडमेंट वाला, इसमें कुछ और सेक्शन है जैसे आज हम लोग करने वाले 194 सी 194 जे, ये सब का रेलेवेंस आएगा। तो अभी तक हम लोग ने नहीं किया है, वो सब हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे। फिर सैलरी वाला पार्ट कर लिया है, पीएफ कर दिया है, फिर 193 इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन सिक्योरिटी, ये सब में जब वीडियो एंड होगा तब मैं पूरा अब तक जितना हुआ है सब साथ में रिवाइज करा दूंगा। तो क्या होगा, आपको जितनी बार ज्यादा रिवाइज करेंगे डीटी उतना ज्यादा कम चांस है भूलने का एग्जाम में, क्योंकि रिवीजन ही की है। कुछ टफ नहीं है डीटी में, बट डीटी में एक प्रॉब्लम क्या है, इतना सारा लिमिट्स है, इतना सारा अलग अलग कंडीशन है कि वो याद नहीं रहता। तो अगर वो याद हो जाएगा, वो कैसे होगा, जितना बार ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी बार ज्यादा रिवाइज करेंगे तो उससे याद हो जाएगा। तो ये जितने भी मैंने कल कराए थे वो पूरा एक बार एंड में रिवाइज कर लेंगे तो आपको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? अभी तक 194 जे स्टार्ट करते हैं। जे क्या बोलता है? जे को आप ऐसे याद रखना, जे यानी जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड कितना प्रोफेशनल था, जेम्स बॉन्ड कितना प्रोफेशनल था। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस, जो प्रोफेशनल सर्विस है उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा। तो जे यानी क्या? जेम्स बॉन्ड, याद रखने के लिए। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीडीएस का बेसिक कंसेप्ट वापस रिवाइज करवा लेता हूँ कि क्या था टीडीएस। जनरली टैक्स कब पे होता है? जनरली अपना टैक्स पे होता है असेसमेंट ईयर में, बट टीडीएस के केस में अपने को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना है। और दो और कंसेप्ट है, पेयर क्या होता है, पेई क्या होता है। पेयर कौन होता है? पेयर वो होता है जो टीडीएस काटेगा, टीडीएस काटेगा। पेई मतलब जिसका टीडीएस कटेगा। इनकम कौन अर्न करता है? इनकम पेई अर्न करता है। जैसे मैं प्रोफेशनल फीस दे रहा हूँ 1 लाख रुपया कोई सीए को, तो सीए पेई है, और मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ उसके ऊपर 10% टीडीएस काट रहा हूँ, तो मैं पेयर हूँ जो टीडीएस काट के पे किसको कर रहा हूँ? गवर्नमेंट को कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझा कि पेयर मतलब मैं टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं पेयर हूँ। और पेई जो इनकम अर्न कर रहा है, जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो टीडीएस की ये रेट, इस केस में दो रेट होगी 194 जे। जे यानी जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड यानी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सर्विस में टीडीएस का दो रेट रहेगा। पहला रेट क्या रहेगा? 10%, और दूसरा क्या रहेगा? 2%। 2% को साइड में रखते हैं, 2% को साइड में रखते हैं। क्यों साइड में रखते हैं? क्योंकि एक ही केस है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है, मतलब इतना कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं, जस्ट आप एक बार देख लोगे तो याद रह जाएगा। 10% पे बात करते हैं। 10% रेट किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पेयर कौन होना चाहिए? पेयर कौन होना चाहिए? पेयर वही होना चाहिए जो सेक्शन 194 ए में था। 194 ए हम लोग ने कल किया था, वो किसके लिए था? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट का इनकम होता है तो उसमें टीडीएस कैसे काटते हैं? उसमें पेयर कौन था? पेयर था एनी पर्सन, कोई भी पर्सन होगा वो पेयर होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या था? इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, जिसका ऑडिट नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर में। ऑडिट का रिक्वायरमेंट 44 ए बी में दिया था जो कल हम लोग ने बात कर दिया था। तो उसको छोड़ के, मतलब छोटे मोटे एसएससी को छोड़ के, इंडिविजुअल एचयूएफ वैसे भी छोटे मोटे एसएससी होते हैं, और उसमें भी वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, मतलब एकदम चिंदी एसएससी, उनको छोड़ के बाकी सब एनी पर्सन, कोई भी तरीके का पर्सन है तो वो उसका टैक्स ऑडिट, जो उसका वो वाले पर्सन अपना टीडीएस काटेंगे किसमें? 194 जे में। ठीक है, तो 194 जे की बात करेंगे तो प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? किस पे टीडीएस कट रहा है? प्रोफेशनल सर्विस पे। तो प्रोफेशनल सर्विस भी बताना पड़ेगा। और अभी तक आप देख रहे होगे तो बहुत जगह पे स्लैब आता है कि इतने अमाउंट 50,000 है तो 50,000 के ऊपर जब अमाउंट जाएगा तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। तो इसमें कुछ स्लैब वगैरह है कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल है। नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 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 अमाउंट होना चाहिए किसका? एनडीआरटीपी का अमाउंट। एनडीआरटीपी मेमोनिक याद कर लेना, अगर आपका कोई दूसरा मेमोनिक अच्छा लगे तो वो रख लो, ये मैंने अपना पर्सनल बनाया हुआ है। एनडीआरटीपी, एन यानी क्या होता है? नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस का मतलब क्या होता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी, समझो आपने कोई वड़ा पाव का दुकान खोल लिया, कोई भी आप फूड आउटलेट खोल रहे हो, और उसके सामने कोई दूसरा फूड आउटलेट बड़ा खोल रहा है, और वो आपको पैसा दे रहा है कि आप यहाँ पे कंपटीशन मत करो, उसका कुछ भी फीस आपको पे कर रहा है, और आप उसके वो पैसा लेके आप वो बिजनेस हटा रहे हो, मतलब नॉन कम्पीट फीस, आप कंपटीशन का कोई फीस नहीं ले रहे हो। तो उस वो एन यानी पहला
पहला सर्विस कौन सा आएगा, नॉन कम्पीट फी। दूसरा डी, डी यानी क्या, डायरेक्टर फीस, अगर कोई कंपनी है और वो अपने डायरेक्टर को कुछ पैसा दे रहा है तो डायरेक्टर फीस। आर यानी क्या, रॉयल्टी, रॉयल्टी आपको पता रहेगा बुक्स पे मिलता है वगैरह, रॉयल्टी। टी यानी टेक्निकल फीस, कोई भी तरीके का टेक्निकल फीस रहेगा वो भी प्रोफेशनल फीस में आएगा। पी यानी क्या, फिर बचे हुए जितने भी प्रोफेशनल फीस हो गए, जैसे अपने सीए का प्रोफेशनल फीस हो गया, अकाउंटेंट्स के हो गए, वो सब। एनडीआरटीपी यानी एन यानी नॉन कम्पीट फीस, डी यानी डायरेक्टर फीस, आर यानी रॉयल्टी, टी यानी टेक्निकल फीस और पी यानी प्रोफेशनल फीस। सब में लिमिट 30,000 है। मतलब क्या, अगर 30,000 रुपीज तक का आप पेमेंट कर रहे हो पूरे साल में, 30,000 तक का पेमेंट कर रहे हो तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अप टू 30,000 कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 30,000 के ऊपर करोगे तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। बट डायरेक्टर फीस एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है, जिसमें अगर आप 1 रुपए का भी पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्टर फीस में अगर आप 1 रुपए का भी, इवन 1 रुपए का पेमेंट कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को 1 रुपया भी डायरेक्टर फीस के तौर पे देता है पैसा, तो उस पर टीडीएस काटेगा। बाकी सब में कितना लिमिट है, 30,000 रुपीज लिमिट है। पर ये जितने भी लिमिट है वो सेपरेट सेपरेट है। मतलब समझो, अगर आप किसी को नॉन कंप्लीट फीस दे रहे हो 20,000 और प्रोफेशनल फीस भी दे रहे हो 25,000, तो टोटल तो 45,000 हो रहा है। बट उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज सबका इंडिविजुअल लिमिट 30,000 है, एग्रीगेट नहीं है, इंडिविजुअल लिमिट है। डायरेक्टर फीस का तो 0 रुपीज आएगा, 1 रुपया भी दे रहे हो तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। बाकी सबका जो इंडिविजुअल लिमिट 30 है। अगर ऐसा हो जाता है प्रोफेशनल फीस आप 50,000 दे रहे हो, नॉन कंप्लीट फीस 20,000 दे रहे हो, तो 20,000 पे नहीं कटेगा, 50,000 पे 10% टीडीएस 5,000 रुपया कट जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या देखा, 194J जेम्स बॉन्ड प्रोफेशनल फीस, ठीक है। दो रेट है, 2% को साइड में रखो, 10% की बात करें। सर्विस कौन सी रहेगी, एनडीआरटीपी रहेगी, एनडीआरटीपी मतलब क्या, एन यानी नॉन कॉम्पीट फीस, डी डायरेक्टर, आर रॉयल्टी, टी यानी टेक्निकल, पी यानी प्रोफेशनल। सब पे लिमिट 30,000 का, 30,000 सेपरेट लिमिट है। बट डायरेक्टर फीस के केस में 1 रुपया भी दोगे तो भी आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, टीडीएस काटना पड़ेगा बेसिकली। अभी 2% वाली बात करते हैं। 2% में क्या है, अगर कोई आप पेमेंट कर रहे हो, किसको कर रहे हो, कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो आपको पेमेंट टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन सी रेट पे, 2% पे। 2% पे आपको कोई कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो 194J में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा @2%। अभी ये वाला जो राइट साइड का कॉलम है आपको बराबर दिख नहीं रहा रहेगा, आप लिख लीजिए चाहिए तो। इंडिविजुअल या एचयूएफ, मतलब कौन से छोटे मोटे आदमी, इंडिविजुअल एचयूएफ सिर्फ 2 ही केस में टीडीएस काटेंगे। ये 5 जो केस दिए एनडीआरटीपी, उसमें से सिर्फ 2 ही केस में टीडीएस काटेंगे। पहला कौन सा है, पहला है प्रोफेशनल फीस और दूसरा कौन सा है, टेक्निकल फीस। और ये बेसिकली आप देखोगे तो लॉजिकल भी है। अभी कोई इंडिविजुअल एचयूएफ को छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटर है, उसको नॉन कम्पीट फीस कोई जनरली देता नहीं, डायरेक्टर फीस आप कंपनी देता है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ थोड़ी पेमेंट करता है। ये बेसिकली टीडीएस कौन काटता है, जो पे करता है वो टीडीएस काटता है। कंपनी देता है तो इंडिविजुअल एचयूएफ आएगा नहीं। रॉयल्टी कौन देता है, रॉयल्टी भी कंपनी देता है, जो पब्लिशर वगैरह रहते हैं वो देते हैं। तो ये वाले केस में सिर्फ 2 केस में इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटेगा। पहला कौन सा, प्रोफेशनल फीस, और दूसरा कौन सा, टेक्निकल फीस। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, ये याद रख लेना, एक्सेप्शन है। जितने भी एक्सेप्शन रहेंगे कोई भी बेसिक लॉ के, जनरली लॉ प्रिवेल रहता है, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो अलग है तो उसमें एमसीक्यू वगैरह बनने के चांस रहते हैं, तो वो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 194J बेसिकली हम लोग ने कर लिया है। अभी इसके क्वेश्चन हम लोग एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन वाला, उसके ऊपर देख लेंगे, ठीक है। अभी 3 सेक्शन साथ में करते हैं, 194D, 194G और 194H। 3 साथ में क्यों करें, तीनों में कॉमन चीज है, तीनों है कमीशन के रिलेटेड। तीनों किसके रिलेटेड सेक्शन है, कमीशन के रिलेटेड सेक्शन है। तीनों में रेट 5% है और स्लैब 15,000 है, मतलब 15,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 15,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। रेट सब में 5% है, रेट सब में 5% है। जैसे मैंने कल आपको बोला था, मैंने एक्सेल शीट बनाना चालू कर दिया। मैं टीडीएस का एक बहुत अच्छा आपको चार्ट बना के दे दूंगा, जिसमें सब टाइप की, जैसे मैंने आपको 54 सीरीज वाला बना के दिया था, सब टाइप की आपकी जो भी सर्विसेज रहेंगी वो आ जाएगी। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन का मेमोनिक भी बनाने की ट्राई करूंगा जिससे याद रहे, वो भी बना के दे दूंगा। फिर उसकी रेट सब एक साथ, जहां जहां पे सेम है तो वो एक साथ रख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे पेयर और पे बहुत जगह पे सेम है 194A जैसा, तो उसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं, सेम एज 194A रख लो, नहीं तो क्या बार बार कंफ्यूजन होता है कि इसका सेम था कि उसका सेम था। वो मैं आपको एक बार बना के अपने टैक्स सेंटर वाले पे अपलोड कर दूंगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर दो। ये मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना जाके। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको दे दूंगा। अभी नेक्स्ट सेक्शन कौन से, कमीशन के रिलेटेड। कमीशन के रिलेटेड सेक्शन एक साथ क्यों लिए, क्योंकि
तीनों में रेट 5% है, टीडीएस का रेट 5% है और कमीशन का स्लैब 15,000 है, मतलब 15,000 तक नो टीडीएस, 15,000 के ऊपर कटेगा तो एट द रेट 5% से हम लोग को टीडीएस काटना है। 194D क्या बात करता है? 194D बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। किसकी बात करता है? इंश्योरेंस कमीशन की। इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करेगा? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहेगा, एक सेकंड में एडजस्ट कर देता हूँ। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन कौन इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देगा? किसको देगा? एजेंट को कमीशन देगा। क्योंकि क्या होता है, एजेंट बेसिकली काम करता है और उसका जो भी एलआईसी पॉलिसी जितना वो सेल करेगा उसके रिलेटेड उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिलेगा। तो जब इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को पेमेंट देगी तो वो पहले टीडीएस काटेगी। जैसे समझो कि 1 लाख का पेमेंट दे रही है तो उसके ऊपर 5% टीडीएस 5,000 काटेगी और 95,000 रुपीज वो इंश्योरेंस एजेंट को देगी और 5,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। 194D इंश्योरेंस कमीशन, पेयर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। सीधी बात है ना कि और कौन दे सकता है? इंश्योरेंस कंपनी देगी। किसको देगी? रेजिडेंट एजेंट को। जो एजेंट है, रेजिडेंट है, उसको देगी। रेजिडेंट एजेंट याद रखना, नॉन रेजिडेंट एजेंट नहीं चलेगा। फिर 194G कमीशन, जी यानी क्या हो गया? गैम्बलिंग हो गया। गैम्बलिंग, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। लॉटरी के टिकट सेल करते हो, मतलब क्या गैम्बलिंग कर रहे हो? एक तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 194G अगर लॉटरी के टिकट सेल की है तो उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, उसमें टीडीएस 194G में कट होगा। लॉटरी का आपको ऊपर एक और सेक्शन आपको याद रहेगा, 194B कल पढ़ा था। उसमें क्या था कि कोई भी तरीके का लॉटरी का इनकम होता है तो उसमें टीडीएस कटता है 194B में। तो उसमें मैंने क्या बोला था, लॉटरी कैसा गैम्बलिंग वाला है तो कोई भी काटे, किसका भी काटे, टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना है। सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट अप्लाई होगा। पेयर या पे कोई भी पर्सन रहेगा, किसका भी काट रहा है भले, पर इंडिया में इनकम डीम्ड टू अक्रूड अराइज हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा 194G में, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। 194G, जी यानी गैम्बलिंग। फिर क्या आ जाता है? 194H। 194H क्या बोलता है? टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगर कमीशन ऊपर ही हेड है कि 194C यानी कमीशन, अगर आपको कमीशन या ब्रोकरेज का इनकम होता है तो आपको टीडीएस काटना है। कौन सी रेट? 5% पे। कौन से? अगर आपको इनकम होगा तो जो इनकम पे कर रहा है वो काटेगा पहले 5% पे टीडीएस, ठीक है। और स्लैब कितना है? सेम है 15,000। पेयर और पे कौन होगा? सेम एज कौन सा? 194A वाला। उसमें क्या था? पे कौन था? रेजिडेंट पर्सन था। और पेयर कौन था? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ऑडिट नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपको पता चल गया। नो टीडीएस। अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज कोई सिक्योरिटी पे मिल रहा है, सिक्योरिटी के हिसाब से मिल रहा है, सिक्योरिटी पे मिला है, सिक्योरिटी मतलब क्या? शेयर्स, बॉन्ड वगैरह जो हो गए, तो उसके ऊपर जब आपको कमीशन मिलेगा तो वो टाइम पे टीडीएस का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पेयर रहेगा उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। टीडीएस और कमीशन रेट क्या था? 5% था। स्लैब क्या था? 15,000 था। तीनों एक साथ है। 194D किसके लिए था? डी कैसा डेथ होता है, डी इंश्योरेंस डेथ, ये साथ साथ है। तो डी यानी क्या? इंश्योरेंस कमीशन। पे कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा इंश्योरेंस एजेंट को तो वो पहले टीडीएस काटेगा फिर पे करेगा, ठीक है। 194G सेल ऑफ लॉटरी। जी यानी क्या? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग, लॉट कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। पेयर पे कोई भी गैम्बलिंग कर रहे तो भाई कोई भी काटे, जिसका भी काटे, टीडीएस भरना है 5%। और कमीशन एंड ब्रोकरेज होता है तो 194A वाले पेयर पे रेट वगैरह तो सब सेम है। तो ये 4 सेक्शन अपने अभी तक हो चुके हैं। फिर आता है फिफ्थ सेक्शन। फिफ्थ सेक्शन क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है टाइम का, अच्छे से कर लेना ये वाला सेक्शन। क्या बोलता है? टीडीएस ऑन मैच्योरिटी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एलआईसी। एलआईसी प्रीमियम का, जब एलआईसी का हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, जब एलआईसी का पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, जब इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा देगा मैच्योरिटी के टाइम पे, जो वो मैच्योरिटी के टाइम अपने को पैसा दे रहा है उसके ऊपर जो एलआईसी प्रीमियम, एलआईसी का कंपनी रहेगा, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, जो टीडीएस कैसे कट करेगा उसकी बात ये सेक्शन में हो रही है। पेयर एंड पे एनी पर्सन, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, पेयर एंड पे एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। टीडीएस रेट में अमेंडमेंट है, हाईलाइट किया हुआ, ध्यान रखना। टीडीएस की रेट पहले 1% थी, अभी ये 5% हो गई है, 5% हो गई है। कितना? 5%। पर इसके साथ एक और अमेंडमेंट हुआ है। पहले कैसा होता था कि जितना पैसा आपको मिल रहा है, जितना एलआईसी मैच्योरिटी 1 लाख का, 1 करोड़ का समझो मैच्योरिटी अमाउंट है, तो आपको जो 1 CR आपको मिल रहा है पैसा, तो उसके पूरे 1 CR पे वो टीडीएस 1% या 2% जो भी था वो कट करके आपको पे कर देते थे, ठीक है। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी रेट बढ़ा दिया 5%, बट अमाउंट क्या है? अमाउंट जो आपको पैसा मिलेगा वो नहीं, जितना आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिला वो ले लो, उसमें से जितना आपने पहले प्रीमियम पे किया था, जितना आपने प्रीमियम पहले पे किया था वो लेस हो जाएगा। और लॉजिकल भी है ना, आप उस अमाउंट पे कैसे टैक्स ले सकते हो जो मैंने पहले प्रीमियम भरा है,
वही तो प्रीमियम अक्यूमुलेट होगा और उसके ऊपर जो भी उनका पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो जो प्रीमियम भरा है वो आप लेस हो जाएगा और मतलब जो नेट इनकम आपको हुआ है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा कौन सी रेट पे 5% पे। पर ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये अमेंडमेंट है। ध्यान रखना रेट 5% और इनकम कितना मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम के ऊपर टैक्स 5% कटेगा और एनी पर्सन और कौन टीडीएस काटेगा जो आपको एलआईसी कंपनी या जो भी कंपनी रहेगा वो आपको पैसा दे रहा है तो पहले टीडीएस काट के लेगा। नो टीडीएस कटेगा ही नहीं। इसमें स्लैब क्या ₹1 लाख अगर 1 लाख रुपए तक का छोटा मोटा अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर 1 लाख रुपीज तक आपको अमाउंट मिल रहा है तो नहीं डिडक्ट होगा। फिर क्या अगर अमाउंट जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो रहा है। एग्जेम्प्ट कैसे हो रहा है 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट हो रहा है। 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट कैसे होता है अगर आपने डिडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया शायद इसके बाद मैं कर दूंगा। अगर आपने डिडक्शन का चैप्टर पढ़ा है तो 80C सेक्शन जो है जिसमें 1,50,000 तक कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है डिडक्शन मिलता है बेसिकली। तो उसमें एलआईसी वाला पॉइंट है कि अगर आप एलआईसी का प्रीमियम भरते हो तो आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा 80C में। पर प्रीमियम का कुछ लिमिट था आपको पता रहेगा कि ये डेट से पहले 1/4/2012 कुछ था तो उसमें कैसा 10% ऑफ जो भी पॉलिसी अमाउंट या फिर 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट या एक्चुअल पेमेंट या फिर 20% वाला आ गया था। फिर कोई 15% अगर कोई डिसेबल पर्सन है वो आपने पढ़ा रहेगा मैं उसके ऊपर लेक्चर भी बना दूंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और अगर आप बाद में आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है 10(10)(d) में बेसिकली। ठीक है तो अगर वो अमाउंट 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है या दूसरा क्या अगर अमाउंट 1 लाख से कम है तो ये केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दो केस है 1 लाख रुपए से कम अमाउंट है या 10(10)(d) में अमाउंट एग्जेम्प्ट है। 194 डीए की बात डी कैसा था डी बेसिकली फर्स्ट पार्ट था। डी में क्या था इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को दे रही है। अभी डी थोड़ा और बड़ा हो गया अभी वो मैच्योरिटी हो रहा था डी के आगे ए भी लग गया डीए टीडीएस ऑन मैच्योरिटी और प्रोसीड ऑफ एलआईसी। अगर एलआईसी मैच्योर होगा तो पैसा मिलेगा एनी पर्सन रेट 5% स्लैब 1 लाख रुपया किस पे कटेगा मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम वो देखना है 1 लाख रुपए से ज्यादा है कि नहीं। और अगर 10(10)(d) में एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है अभी पांचवा सेक्शन भी अपना हो गया। अभी 6 सेक्शन के ऊपर जाते हैं। रेंट कल करेंगे उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत बड़ा है अपना 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है क्योंकि इसमें इतना सारा कंटेंट है कि समझ नहीं पड़ता। पहले आप समझ लो कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है कॉन्ट्रैक्टी कौन है। आप अगर अपने घर पे फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा और आपके घर पे फर्नीचर बनाएगा। ठीक है तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो पैसा कमा रहा है और कॉन्ट्रैक्टी कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो टीडीएस कौन काटेगा कॉन्ट्रैक्टर काटेगा कि कॉन्ट्रैक्टी काटेगा ये सबसे कंफ्यूजन मत रखना। टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर नहीं काटेगा कॉन्ट्रैक्टी काटेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहा है और जब पैसा देगा तो उससे पहले टीडीएस काट के रख देगा और काट के रख लेगा मतलब गवर्नमेंट को पे कर देगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन है कॉन्ट्रैक्टर पे ही होगा और कॉन्ट्रैक्टी पेयर होगा। समझ रहे हो मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि उधर कॉन्ट्रैक्टर है इधर कॉन्ट्रैक्टी है तो पेयर पे ही में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाने वाला है तो उसको टीडीएस कट के अमाउंट जाएगा कहां से जाएगा कॉन्ट्रैक्टी से जाएगा और कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा तो वो गवर्नमेंट में पे करेगा तो पेयर है। ठीक है तो पेयर एंड पे सेम एज 194A। 194A में पे कौन था रेजिडेंट पर्सन कोई भी रेजिडेंट पर्सन। पेयर कौन था कोई भी इंडिविजुअल। ये बार बार क्यों बोलो कि आपको याद रह जाए और एक नोट बना के दे दूंगा कि कहां कहां पे ये सब सेम है। पेयर एंड पे 194A वाले कहां पे सेम है सब एक साथ लिस्ट बना के दे दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 194C में पेयर एंड पे सेम एज 194A। पेयर कौन होगा एनी पर्सन कोई भी टाइप का पर्सन जिसका प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ मतलब क्या 44AB की कंडीशन इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है इसमें रेट क्या रहेगी इसमें भी रेट दो टाइप की है या तो 1% रहेगी या 2% रहेगी। 1% किसके लिए रहेगी अगर कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा कमा रहा है वो छोटा आदमी है। छोटा आदमी मतलब क्या या इंडिविजुअल है या एचयूएफ तो उसका कम टीडीएस काटना है 1% काटना है। मतलब क्या कोई छोटा आदमी है तो उसका टीडीएस कम काटना है 1% काटना है। अगर कोई बड़ा आदमी है मतलब इंडिविजुअल है एचयूएफ को छोड़ के कोई और कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका डबल टीडीएस काटना है। डबल कितना 2% या तो 1% या 2%। 1% किसका कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है 2% किसका अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है मतलब बड़ा आदमी है बेसिकली। ठीक है रेट पहले पढ़ लिया 1% या 2% और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% 2% अदर देन इंडिविजुअल। अगर तीन केस ऐसे हैं जिसमें टीडीएस 194C में कटेगा ही नहीं। बेसिकली एक तो कौन सा हो जाएगा जो स्लैब देते हैं इतने अमाउंट तक नहीं कटेगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या आगे देखते हैं। पहला तो इसमें स्लैब क्या अगर सिंगल पेमेंट
अगर सिंगल पेमेंट मतलब एक पेमेंट मैं कर रहा हूँ वो अप टू 30,000 रुपीज है, कितना है, अप टू 30,000 रुपीज है सिंगल पेमेंट, तो टीडीएस अगर सिंगल पेमेंट 30,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। या फिर एग्रीगेट एक ही आदमी को, अगर मैं समझो एक आदमी से कोई भी, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, आप मेरे घर पे आके फर्नीचर बना रहे हो, तो मैंने आपको फर्स्ट बिल आपने मेरे को दिया 25,000 का, तो टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। सेकंड बिल आपने दिया फिर 25,000 का, तो टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। थर्ड बिल आपने दिया कितना, 30,000 का, तो 30,000 पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप जब मेरे को फोर्थ बिल दे रहे हो, वही ईयर में वही पर्सन फोर्थ बिल मेरे को 40,000 का दे रहा है, तो अब तक कितना, 25 30 80,000 हो गया था, अभी 40,000 और दे रहा है, तो कितना 1,20,000 रुपीज का आपने मेरे को अब तक बिल दे दिया। तो अभी जब मेरा 1 लाख से क्रॉस हो गया एग्रीगेट, तो 1,20,000 पे मैं 1% टीडीएस काटूंगा, बिकॉज आप इंडिविजुअल हो, और 1,200 रुपया जो भी अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। समझे, मतलब सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर होना चाहिए और एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, और अगर उसके अंदर है पूरे साल तो टीडीएस नहीं कटेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ये बेसिकली जब हम लोग ने बेसिक प्रोविजन देखा था, बेसिक प्रोविजन मतलब कल के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट, तो उसमें ऐसा लिखा था 194 जे और 194 सी में टीडीएस जनरली कौन काट कि किस लिए, बिजनेस पर्पस पर्सनल पर्पस दोनों के लिए कटता है, बट एक्सेप्शन क्या थे, 194 सी था और 194 जे था, इसमें क्या सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कटेगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए मैं अपने घर का फर्नीचर बना रहा हूँ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं क्या टैन वैन थोड़ी लेने बैठूंगा कि मैं टीडीएस काटूंगा। मेरे को घर पे एक पलंग बनाना है बेसिकली, अगर मेरे को बेड बनाना है एक, जो मैं 20,000 40,000 रुपए में बेड बना देता हूँ, 35,000 में, 30,000 लिमिट है, 35,000 का एक बेड बनाता हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भाई एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बना दिया बैट, तो अभी मैं क्या कंप्लायंस करूंगा क्या बैठ के, टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, टीडीएस पे कर रहा हूँ, नहीं। गवर्नमेंट ने पर्सनल पर्पस सिर्फ इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उनको माफ किया हुआ है कि आपको टीडीएस नहीं पे करना, ठीक है, तो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए और सिर्फ इंडिविजुअल है एचयूएफ के लिए। फिर क्या थर्ड पॉइंट, क्या पहला पॉइंट क्या था, स्लैब था 30,000 1 लाख, दूसरा क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ के पर्सनल पर्पस के लिए। थर्ड पार्ट क्या है, अगर पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट पेमेंट दे रहे, किसको दे रहे, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे, इधर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ट्रांसपोर्टर है। अगर ट्रांसपोर्टर को हम लोग पेमेंट दे रहे और ट्रांसपोर्टर पूरे साल में कहीं पे भी 10 से ज्यादा व्हीकल होल्ड नहीं करता, मतलब 10 से ज्यादा ट्रक कार जो भी है, 10 से ज्यादा व्हीकल उसके पास नहीं है, और वो अपनी जो पैन वगैरह फर्निश कर रहा है, डिटेल फर्निश कर रहा है अपने को, तो वो केस में टीडीएस नहीं पे करना है। अगर मैं कोई गांव जा रहा हूँ समझो, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर से अपना ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक जमा कर रहा हूँ, ट्रक ले रहा हूँ, और ट्रक में अपना सामान ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो सामान जब मैं ट्रांसफर करूंगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास जो ट्रांसपोर्ट है उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, और वो अपना पैन और अपनी डिटेल मेरे को फर्निश कर रहा है, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो भी चलेगा। बेसिकली लॉजिक सेम है कि भाई छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे जिसके पास 10 गाड़ी भी नहीं है, तो उसका टीडीएस काट के उसको परेशान क्यों करने का, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया, अगर 30,000 और 1 लाख, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए। थर्ड क्या, ट्रांसपोर्टर जिसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं है, 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं है पूरे ईयर्स में, तो और अपना डिक्लेरेशन फर्निश कर रहा है अपने पैन कार्ड के साथ, तो जरूरत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, नो टीडीएस, 3 पॉइंट है तो नो टीडीएस। सेकंड पॉइंट है, अगर जॉब वर्क का केस है, जॉब वर्क का केस मतलब क्या, जिसमें लेबर मटेरियल सब सामने वाला लेके आता है, अगर जॉब वर्क का केस है और जो इनवॉइस बना है, जो इनवॉइस बना हुआ है उसमें मटेरियल का अमाउंट अलग लिखा हुआ है और लेबर का अमाउंट अलग लिखा हुआ है। मटेरियल का अमाउंट अलग, इनवॉइस है 1 लाख का, उसमें ऐसा लिखा है 40,000 मटेरियल था, 60,000 मेरा प्रोफेशनल फीस था, तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो मटेरियल के अमाउंट में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि वो तो सीधा परचेस करके है ना, 40,000 परचेस किया, उसने डाल दिया कि भाई 40,000 रुपए, उसमें जो उसका लेबर या जो प्रोफेशनल फीस है, जो भी स्पेसिफिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, उसके ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अगर अपोजिट केस ले लेते हैं कि ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं दिया कि उसने मटेरियल का ये अमाउंट है, इसका लेबर का ये अमाउंट है, मेरी फीस का ये अमाउंट है, सिर्फ डाल दिया कि 1 लाख रुपए का बिल दे दिया, तो पूरे 1 लाख के ऊपर या जो भी अमाउंट रहेगा लिमिट के ऊपर, उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। अगर अलग अलग दिया मटेरियल या लेबर या जो भी स्पेसिफिकेशन किया, तो मटेरियल के अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना है, पर अगर साथ में दे दिए मर्ज करके तो उसके ऊपर टीडीएस काटना है। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मैं किसी से, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, और मेरे, आपने देखा रहेगा अगर आपने कोई बड़ी सीए फर्म में काम करते रहोगे तो हमारे पास अकाउंटिंग के काम रहते हैं बहुत सारे,
पर जो अकाउंटिंग के काम रहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो 5-7 हजार 10-15 हजार जो भी एक महीने का दे रहा है उसके लिए हम लोग अपने आर्टिकल को लगाए। तो वो क्या करते हैं कि छोटे सीए फर्म जो रहते हैं जो नए नए एस्टेब्लिश हुए, तो अपने को 10 हजार मिल रहा है तो सामने वाले को 6 हजार रुपए दे दे के सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि अपना जो काम था वो दूसरे को दे देते। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, मैंने आके सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो केस में भी 194 सी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, फोर्थ पॉइंट आता है कि वर्क का मतलब क्या हो जाता है। फोर मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस किस पे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, तो इसका डेफिनेशन, वर्क का डेफिनेशन इंक्लूसिव मैनर में दिया है। दो तरीके की डेफिनेशन होती है, या तो एग्जॉस्टिव रहती है या इंक्लूसिव रहती है। पहली डेफिनेशन की टाइप क्या रहता है, ऐसा दिया हुआ है कि वर्क मीन्स दिस, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दिस। दूसरा क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट या वर्क इंक्लूड दिस। ज्यादातर इनकम टैक्स में आप देखोगे इनकम की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन इंक्लूसिव मैनर में। ऐसा क्यों, कल किसी को दिमाग कुछ चला और उसे टैक्स इवेजन कर दिया, और अगर मेंस वाला डेफिनेशन दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ यही होता है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, मतलब उनको पूरा एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। और अगर इंक्लूसिव मैनर में डेफिनेशन दिया है तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जब बजट आएगा तो एक और इंक्लूसिव, मतलब ए बी सी डी 4 पार्ट थे, ई वाला पार्ट और ऐड कर देंगे। तो ज्यादातर इनकम टैक्स में आप देखोगे तो इंक्लूसिव मैनर में डेफिनेशन दिया है। तो इसमें क्या, वर्क का मतलब क्या होता है जिसपे टीडीएस कटेगा, वर्क का मतलब क्या होता है, एएमसी स्क्वायर होता है, एएमसी स्क्वायर, एएमसी स्क्वायर। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस होता है। आप जैसे आपकी ऑफिस में आपने देखा रहेगा कीबोर्ड वगैरह कंप्यूटर वगैरह ठीक करने के लिए कोई प्रोफेशनल आते रहेंगे, हर हफ्ते हर महीने जिस हिसाब से वो साफ वगैरह करके ठीक ठाक करके चले जाते रहेंगे। एएमसी का मतलब ये होता है। यहाँ पे एएमसी का मतलब क्या होता है, एएमसी मतलब मैंने मेमोनिक बनाया हुआ है। ए यानी क्या, ए यानी एडवर्टीजमेंट, बी ए यानी एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, मतलब क्या एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड। एडवर्टीजमेंट आपको पता है, ब्रॉडकास्ट किसको, रेडियो वगैरह पे हम लोग कुछ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, टेलीकास्टिंग टीवी पे जो एड वगैरह आती है। ए यानी एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग। अगर अपन ये सर्विस दे रहे हैं, अगर अपन किसी से ये सर्विस ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह की, मेरे को अभी टैक्स सेंटर को समझो प्रमोट करना है, तो मैं कहीं से एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा हूँ, तो मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो जब मैं उसको पैसा दूंगा तो मैं 194 सी में टीडीएस काटूंगा। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में तो मैं रेडियो वगैरह में कोई भी आरजे वगैरह से एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ। टेलीकास्टिंग में मेरा टीवी में ऐड आ रहा है समझो, तो जब मैं पैसा दूंगा तो उस पर टीडीएस काटूंगा 194 सी। एम मतलब क्या, ए हो गया, ए एम सी स्क्वायर था। एम मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग या सब, मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट वेयर मटेरियल सप्लाइड और सोल्ड बाय कस्टमर, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहा हूँ, तो उस पे भी जब टीडीएस अगर काटना रहेगा कहीं पे तो वो टीडीएस यही सेक्शन में कटेगा। सी यानी कि कैटरिंग का काउंटर, मैं शादी में हलवाई हूँ, मैं खाना बना के देता हूँ, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। और जब मैं अपने घर पे किसकी शादी है और उसमें कोई कैटरिंग वाला आया, वो खाना वाना बना रहा है, उसके बाद जब मैं पैसा दूंगा तो 194 सी में टीडीएस काट के पेमेंट करूंगा। फिर सी यानी बाद में क्या, कैरेज ऑफ गुड्स या पैसेंजर। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा हूँ, कैरेज किसका, पैसेंजर का कर रहा हूँ या गुड्स, दोनों का, पैसेंजर का भी चलेगा गुड्स का भी चलेगा। अगर दोनों टाइप का कैरेज कर रहा हूँ, कैरेज का सर्विस दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा हूँ, तो फिर मेरे को टीडीएस का, अगर मैं ले रहा हूँ तो टीडीएस काटूंगा और काट के गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। पर एक एक्सेप्शन है कैरेज में, किसका, रेलवे का। रेलवे का क्यों एक्सेप्शन है, बिकॉज रेलवे किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करेगा कि खुद ही टीडीएस काटेगा, खुद को देगा, ये सब जहां जहां पे गवर्नमेंट है वहां पे टीडीएस नहीं कटता, कल ही मैंने बता दिया था। कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एक्सेप्ट रेलवे। एएमसी स्क्वायर मतलब क्या, ए यानी एडवर्टीजमेंट, बी यानी ब्रॉडकास्टिंग, सी यानी टेलीकास्ट। ए यानी एडवर्टीजमेंट, बी यानी ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। एम यानी क्या, मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। सी यानी कैटरिंग, फिर सी यानी कैरेज ऑफ गुड्स या पैसेंजर एक्सेप्ट रेलवे। तो अभी तक 194 सी में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। 194 सी में बेसिकली हम लोग ने पढ़ा था ऊपर टीडीएस, सी यानी कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, पेयर पे सेम एज 194 है। रेट 1% रहेगा या 2% रहेगा। 1% किसके लिए रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा मतलब इंडिविजुअल है, उसके अलावा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो रेट डबल हो जाएगा, 2% हो जाएगा। नो टीडीएस, टीडीएस कटेगा ही नहीं तीन केस में, अगर 30,000 सिंगल पेमेंट या 1 लाख एग्रीगेट पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ है। तीसरा क्या, ट्रांसपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और वो डिक्लेरेशन फर्निश कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जॉब वर्कर का केस है। जॉब वर्कर का केस है जिसमें मटेरियल का अमाउंट अलग अलग दिख रहा है, तो मटेरियल के अमाउंट में टीडीएस नहीं कटेगा। कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होगा। और चौथा क्या, एएमसी स्क्वायर अभी हम लोग ने देख लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद दो और पॉइंट है जो कि केस लॉ के बेस पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि
अगर कॉन्ट्रैक्ट समझो कि मैं कोई टीवी चैनल, अगर मैं समझो कोई टीवी चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, आजकल टीवी चैनल चला रहा हूँ, मेरे को कोई सीरियल प्रोड्यूस करना है, तो मैं प्रोडक्शन हाउस के पास जाऊंगा। प्रोडक्शन हाउस मतलब क्या, जो ये टीवी वगैरह बनाते हैं, जैसे करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हो गया, ऐसे कोई भी टाइप का प्रोडक्शन हाउस है, उसके पास मैं जाता हूँ कि मुझे ये मूवी बनानी है। और अगर मैं मूवी बनाने के लिए जाता हूँ तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो उसके ऊपर टीडीएस काटूंगा। पर टीडीएस कब काटूंगा, समझो मेरे को कोई ऑटोबायोग्राफी वगैरह एपीजे अब्दुल कलाम जी की बनानी है, स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी बनानी है, अगर धर्मा प्रोडक्शन के पास ऑलरेडी वो बनी हुई है और सिर्फ मैं खरीद रहा हूँ, अगर वो पहले से बना के रखी हुई है और वो अपने राइट ट्रांसफर नहीं कर रहा, मेरे को बोल रहा है कि ये यूज कर लो और आप अपने टीवी चैनल पे दिखा दो, अगर मैं वो बायोग्राफी सिर्फ अपने टीवी चैनल पे दिखा रहा हूँ, पहले से बनी बनाई है, कोई राइट वगैरह ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, तो उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर मैं अपनी कुछ मूवी बना रहा हूँ जिसमें मैं अपने एक्टर कास्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मूवी खुद बना रहा हूँ, लास्ट में राइट्स वगैरह सब मेरे पास ट्रांसफर हो रहे कॉपीराइट, तो 194, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना प्रॉपर, तो वो केस में 194C में टीडीएस कटेगा कॉन्ट्रैक्ट में। अगर पहले से बनी बनाई है और मेरे को ट्रांसफर हो रही है तो वो केस में नहीं कटेगा। अगर मेरी स्पेसिफिकेशन, मेरी एज पर माय स्पेसिफिकेशन, टेलीकास्टर की स्पेसिफिकेशन से प्रोडक्शन हाउस अगर बनाता है मूवी वगैरह और राइट्स जितने भी कॉपीराइट्स वगैरह सब ट्रांसफर होता है, तो वो केस में 194C में टीडीएस कटेगा। ठीक है, फिर 6 पॉइंट क्या आता है, 6 पॉइंट आता है कि अगर समझो, अगर ये आप पहले देखो कि फर्स्ट कौन है, क्लाइंट है, क्लाइंट पैसा दे रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। अगर मैं, मेरे को टैक्स सेंटर का प्रमोशन करना है, तो मैं सीधा कोई भी सब टीवी है या कोई भी जी जी टीवी वगैरह कोई भी है, उधर जाके थोड़ी मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। मैं किससे बात करूँ, सुधीर चौधरी से थोड़ी बात करूंगा। मैं किससे बात करूंगा, मैं बात करूंगा एडवर्टीजमेंट एजेंसी से बात करूंगा, जो बीच में रहेगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी को मैं 1 लाख रुपए देता हूँ कि भाई मेरा टैक्स सेंटर का एड आप चला दो एक दिन के लिए, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, ठीक है, तो मैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पैसा दे देता हूँ, और एडवर्टीजमेंट एजेंसी सामने जी न्यूज को 90,000 रुपीज दे देता है, 10,000 अपना कमीशन रख लेता है, ठीक है, तो वो अपना बीच में पैसा रख लेता है कि 10,000 रुपीज अपना, और आगे 90,000 रुपीज जी न्यूज को दे देता है और वो मेरा चला लेता है। तो ये केस में टीडीएस कौन कौन काटेगा, मैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे रहा हूँ, उस पर तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वर्क्स की डेफिनेशन में आता है और वर्क्स पे अपने को टीडीएस काटना है, तो वो केस में तो कोई इश्यू ही नहीं है कि अपने को तो टीडीएस काटना है। पर जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो तो सिर्फ अपना क्या पैसा रख रही है, कमीशन, जो अपना पैसा 10,000 रुपया रख के आगे टीवी चैनल को ट्रांसफर कर रही है, तो वो केस पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके ऊपर पहले एक हाईकोर्ट का जजमेंट था, जागरण प्रसारण लिमिटेड वगैरह जो भी था, जागरण प्रसारण लिमिटेड करके केस लो था, उसमें क्या लिखा था कि जो ये मीडिया कंपनी है टीवी चैनल और जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो एजेंट प्रिंसिपल का नहीं है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशन है। वो भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, दोनों का प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशन है, सो टीडीएस नहीं कटेगा। पर अभी 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 रिसेंटली लास्ट ईयर में शायद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 2018 या 19 कंफ्यूजन है मेरे को भी, कोई तो आप देख लेना कि एक केस आया था, प्रसार भारती का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें क्या बोला था, ये चीज, ये जो अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी आगे जो पैसा दे रहा है, ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट केसेस बेसिस पे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं देख सकते कि कोई भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशन है कि नहीं, उसके लिए आपको एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसमें जिस बेसिस पे लिखा है। क्योंकि प्रसार भारती के केस में यही डिस्प्यूट हुआ था। केस लॉ के लेक्चर पे मैं इतना केस लॉ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी ऑडियंस जो है, जो आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो, जो सीएस एग्जीक्यूटिव भी है, सीए इंटर भी है, सिर्फ फाइनल वाले नहीं है, उनको केस लॉ से कोई इतना रिलेशन है नहीं। तो बेसिकली आप केस लॉ देख लेना प्रसार भारती का, उसमें लिखा था कि ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, ना कि डायरेक्ट ऐसा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल दिया है तो ऐसा डायरेक्ट जजमेंट अपन नहीं निकाल सकते, केस टू केस बेसिस पे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ने बहुत सारे सेक्शन देखे, 7-8 सेक्शन देख लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप बहुत ही ध्यान से ये वाला पार्ट सुनना, इसमें जितना मैंने कल से रिवाइज कराया था आज तक, 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स फटाफट फटाफट पूरा रिवाइज कर देंगे, ताकि जितना रिवीजन होगा उतना तो बेटर ही है, कोई इश्यू है नहीं, और ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लूंगा, और विद इन 5 to 6 मिनट्स पूरा का पूरा अभी तक जितना पढ़ा वो रिवाइज कर दूंगा। कल क्या प्लान है, कल जितने भी बचे हुए सेक्शन है वो पूरे खत्म करने की ट्राई करेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर में जितने भी सब सेक्शन पे ट्राई करूंगा, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लूं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं
हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोग ने स्टार्ट किया था टीडीएस के बेसिक सेक्शन। बेसिक कंसेप्ट क्या था? टीडीएस क्यों लगा? प्रीवियस ईयर में जनरली असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, पर टीडीएस के केस में प्रीवियस ईयर में लगेगा। क्यों लगेगा? 3 रीजन आपको बताए थे। पहला रीजन क्या बताया था? गवर्नमेंट को पहले पैसा चाहिए तो पहले डेवलपमेंट का एक्टिविटी चालू होगा, तो प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्या, बाद में पैसा देने में लोगों को तकलीफ होता है कि एक बार पैसा दे दिया तो ठीक है, पहले 90,000 दिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख देके 10,000 वापस लेने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए टैक्स इवेजन होता है और इसलिए पहले ही काट लेना सही है। तीसरा क्या रीजन दिया था? तीसरा रीजन दिया था, अगर 10,000 गवर्नमेंट को पहले से पता है कि इसका कटा हुआ है, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं कि इसका तो 1 लाख इनकम पक्का है, 1 लाख पक्का है, तो वो अगर कुछ झोल करता है तो गवर्नमेंट उसको नोटिस भेज सकता है। 3 रीजन बेसिक बताए थे। इसके बाद टीडीएस का रिक्वायरमेंट कब अराइज होगा? या तो अपन अकाउंटिंग एंट्री मारते, जब सिस्टम में एंट्री मारेंगे, डे टाइम ऑफ क्रेडिट करेंगे पार्टी को, या दूसरा जब पेमेंट करेंगे विच एवर इज अर्लियर, जो पहले इवेंट होगा उस टाइम पे अपने को टीडीएस काटना है। बट इन केस ऑफ एसएमसी का ईपीएफ यानी एस यानी क्या सैलरी, एम यानी क्या मैच्योरिटी ऑफ एलआईसी पॉलिसी, सी यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन का कंपनसेशन मिलेगा आपको, तो वो टाइम पे 3 एसएमसी हो गया। फिर ईपीएफ मतलब कौन सा, 192A वाला, और विनिंग मतलब क्या, 194B वाला। अगर ये वाले केस में आपको टीडीएस हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पे करना है। डेट ऑफ पेमेंट, या डेट ऑफ क्रेडिट पार्टी अर्लियर नहीं। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? सब टीडीएस का रेट फ्लैट रेट रहेगा, 2 एक्सेप्शन रहेगा। 2 एक्सेप्शन क्या, सैलरी एक्सेप्शन रहेगा या नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को जब पेमेंट करोगे वो एक्सेप्शन रहेगा। थर्ड पार्ट क्या था? बिजनेस या पर्सनल पर्पस, कोई भी किसी भी चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज के लिए आप सर्विस ले रहे हो, आपको टीडीएस काटना है। एक्सेप्शन थे 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194J प्रोफेशनल सर्विस। चौथा पार्ट क्या था? अगर 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 पेई मतलब कौन, जो इनकम अर्न कर रहा है, वो अपना पैन फर्निश नहीं करता, पैन अपना पैन कार्ड नहीं देता, तो क्या रेट क्या रहेगा? रेट या तो जो सेक्शन में रेट दिया है वो, या 20% विच एवर इज अर्लियर। तो इसका एक्सेप्शन क्या था? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पे ही है जिसके पास पैन कार्ड है ही नहीं, और वो इनकम कैसे अर्न कर रहा है? या तो इंटरेस्ट से कर रहा है, रॉयल्टी से कर रहा है, या एफटीएस से कर रहा है, या कैपिटल गेन्स कर रहा है, तो और वो अपना डिटेल्स फर्निश कर रहा है, तो उसके केस में अपने को नॉर्मल रेट के हिसाब से टीडीएस काटना है, 20% वाला नहीं देखना है। फिर बात की थी 194 सैलरी की बात की थी। 194 सैलरी क्या बोलता है? सैलरी में पेयर पे कौन रहेगा? एनी पर्सन, और किसका काटेगा? एम्प्लॉय का काटेगा। स्लैब रेट के हिसाब से करेंगे, एग्जांपल कल दिया था। एम्प्लॉय रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, चलेगा। एम्प्लॉय क्या, अपनी डिटेल देगा। एम्प्लॉय क्या देगा? डिटेल देगा। दूसरे हेड की भी इनकम, अगर उसका कोई रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, कल एग्जांपल लिया था, रेंट आ रहा है तो रेंट भी वो अपनी डिटेल देगा कि मेरी साल की 2.5 लाख की रेंट है और 10 लाख की इनकम है, तो 12,50,000 के ऊपर उसका टैक्स कटेगा। लॉस की डिटेल देनी जरूरी है कि नहीं? लॉस की डिटेल देनी पड़ेगी। एक्सेप्शन एक ही, लॉस की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। एक्सेप्शन सिर्फ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है तो वो दे सकता है। फिर एक केस लॉ देखा था आईटीसी लिमिटेड का, वो क्या बोलता है? अगर वेटर को टिप मिलता है, वेदर डायरेक्टली मिले नहीं इनडायरेक्टली मिले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सैलरी काउंट नहीं होगा, 192 में टीडीएस नहीं कटेगा। फिर मणिपाल हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का एक केस लॉ था, वो क्या बोलता था? अगर कोई डॉक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है पर एज अ ट्रस्ट वगैरह में कोई अपनी सर्विस देता है और इतने एम्प्लॉय देखता है, इतने पेशेंट देखेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, तो वो केस में 194J प्रोफेशनल सर्विस में टीडीएस कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा। फिर क्या, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, जो एम्प्लॉयर बॉर्न करता है तो उसके ऊपर टैक्स उतना नहीं कटेगा टू दैट एक्सटेंट। फिर क्या था? अगर एक एम्प्लॉय 2 जगह साथ में काम कर रहा है, 2 जगह साथ में काम कर रहा है, तो उसके ओन ऑप्शन, मतलब वो अपने ऑप्शन पे कर सकता है, मतलब कि कोई भी एक एम्प्लॉय को दोनों सैलरी का डिटेल दे देगा, और जिस पे कट करना है, मतलब जो वो अपना एम्प्लॉयर चूज करेगा कि ये एम्प्लॉयर को मैं अपना डिटेल दे रहा हूँ दोनों जगह का, और वो एम्प्लॉयर कट करेगा। उससे क्यों वो दोनों जगह पे देगा? नहीं तो स्लैब रेट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। फिर 192A की बात की थी। 192A क्या बोलता था? पीएफ का बैलेंस जो आपको मिलेगा लास्ट में, आपने 10 साल सर्विस कर ली, बाद में आपको जो पीएफ का प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा? पेयर कोई भी हो सकता है, किसका काटेगा? एम्प्लॉय का। रेट क्या है? 10%। रेट क्या है? 10%। स्लैब कितना था? 50,000। स्लैब 50,000, अगर पैन नहीं देता तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो मैंने कल आपको बताया था उसके हिसाब से टीडीएस कट जाएगा। फिर आता है 193 क्या बोलता है? टीडीएस ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट। अगर आपको सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? इक्विटी शेयर बॉन्ड वगैरह हो गया, इससे आपको टीडीएस इनकम, ये इनकम आप पे कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैसे, इसके ऊपर आप टीडीएस कैसे कट करोगे? पेयर या पेई कौन होगा? पेयर या पेई कौन होगा? पेई रेजिडेंट पर्सन होगा और पेयर एनी पर्सन होगा।
फिर रेट क्या रहेगा 10% रहेगा। पर ये चार चीज को आप इंटरेस्ट, ये चार चीज पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये चार चीज पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो टीडीएस की डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या, एलआईसी, जीआईसी या एनी अदर कंपनी। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। थर्ड क्या, डीमेट सिक्योरिटी पे कर रहे हो। चौथा क्या, पीएफसीएल यानी क्या, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसीएल क्या, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको टीडीएस नहीं कटना। 10,000 का लिमिट अप्लाई होगा, ये मैंने बोला था, याद रख लेना। दो चीज एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। फिर क्या आता है 194A। 194 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या बोलते हैं, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कौन सा इंटरेस्ट, अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी क्यों, सिक्योरिटी का 193 में कवर हो गया। पेयर कौन होगा, कोई भी पर्सन होगा अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लाइबल नहीं है टैक्स ऑडिट के लिए। पे कौन होगा, एनी रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा 10%। 8 केस में आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। पहला कौन सा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, अगर मैं बैंक को सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो टीडीएस नहीं काटना। अगर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग नहीं, एफडी वगैरह कोई भी तरीके का पेमेंट कर रहा है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर अगर 40,000 तक अमाउंट है तो टीडीएस नहीं काटना, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक अमाउंट है टीडीएस नहीं काटना। थर्ड क्या, कोई अदर केस है तो ₹5,000 तक अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस नहीं काटना। फिर क्या, अगर इनकम टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड का आप अमाउंट का पे कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आ रहा है उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना। पर आप बोलोगे आपने देखा है अपनी ऑफिस में, तो नॉन रेजिडेंट के केस में, यहाँ पे रेजिडेंट की बात हो रही है। फिर इंटरेस्ट अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को दे रही है तो टीडीएस नहीं काटना है। इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है तो टीडीएस नहीं काटना है। फिर अगर गवर्नमेंट स्कीम जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा आवास योजना, ऐसे सब केसेस में टीडीएस नहीं काटना है। फिर अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी को टीडीएस मिल रहा है, बैंकिंग कंपनी कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है जो आजकल हर बैंक कर रही है, तो 40,000 के ऊपर जितना अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, 40,000 तक टीडीएस नहीं काटना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 194 बी और बीबी साथ में ही कर देते। बी क्या था, लॉटरी था। बीबी क्या था, हॉर्स रेस का था। दोनों पे रेट क्या, 30%। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रुपीज कितना था 10,000, स्लैब कितना था 10,000। और 194 बी में एक चीज याद रखना कि अगर लॉटरी का अमाउंट कोई काइंड है, मतलब कोई कार गिफ्ट दे रहे, तो पेयर को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे ऑलरेडी हो चुका है। फिर 194 ई क्या बोलता था, टैक्स रेट कितना था 20% प्लस सेस। क्यों, क्योंकि नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन, कौन, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर, नॉन रेजिडेंट भी होने चाहिए, नॉन सिटीजन भी होने चाहिए। इनकम क्या कर रहे, गेम खेलने की इनकम ले रहे, एडवर्टीजमेंट कर रहे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, परफॉर्मेंस करे, डांस परफॉर्मेंस दे रहे वगैरह कर रहे, तो उस पर टीडीएस कटेगा 20% प्लस सेस। फिर नेक्स्ट आ जाता है 194 जे, ये तो आज ही किया तो ये फटाफट देख लेते। दो तरीके की रेट थी, 10% थी, 2%। 2% किसके लिए थे, कॉल सेंटर के लिए थे। 10% किसके लिए थे, एनडीआरटीपी, एन यानी नॉन कंप्लीट फी, डी यानी डायरेक्टर फी, आर यानी रॉयल्टी, टी यानी टेक्निकल फी, प्रोफेशनल फी, पीए। और फिर सबके लिए स्लैब 30,000 था, एक्सेप्ट किसके लिए, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर को ₹1 भी कंपनी देगी तो टीडीएस काटना है। और सबका लिमिट क्या था, सबका लिमिट अलग अलग था, मतलब 30,000 30,000 30,000 30,000 सबका अलग था। अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ किसी को पेमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस पे ही टीडीएस पे करेगा। फिर टीडीएस ऑन कमीशन, कमीशन तीन तरीके के कमीशन, रेट फिक्स है 5%, कमीशन का स्लैब फिक्स है 15,000। 194 डी क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन पेयर इंश्योरेंस मतलब कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। किसको करेगा, रेजिडेंट एजेंट को करेगा। 194 जी गैम्बलिंग है तो लॉटरी वाला गैम्बलिंग, किसी को भी कोई भी पेमेंट करेगा चलेगा। 194 एच, एच यानी कमीशन या ब्रोकरेज, पेयर पे ही 194 ए वाले रहेंगे, और सिक्योरिटी वाला एक्सेप्शन ध्यान रखना। 194 ए डी है, डी क्या था, डेथ था, डी यानी डी के बाद का टीडीएस और मैच्योरिटी और एलआईसी पॉलिसी जो रहेगा उसका मैच्योरिटी का अमाउंट आ रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस अमेंडमेंट था 5% पे कटेगा। अमाउंट क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे मैच्योरिटी अमाउंट लेस प्रीमियम, जितना आपको अमाउंट मिला उसमें से जब तक आपने जितना प्रीमियम भर दिया वो लेस हो जाएगा, उसके ऊपर 5% टीडीएस काटेगी। और टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो अमाउंट है 1 लाख तक है, 1 लाख से कम है तो वो टीडीएस नहीं कटेगा। और अमाउंट अगर एग्जेम्प्ट है 1010 डी में तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस कटने का सवाल ही नहीं। फिर 194 सी तो अभी रिवाइज करा है, तो होप सो ये रिवीजन वीडियो हेल्पफुल रहा रहेगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट।